How not to fail that is the topic for today's session. A very relevant topic because CAT ke baad, this is the second most important exam that we have because it has the best profile of colleges. Before I start with the topic, guys, I would actually encourage all of you to check out the free session that I've put out for that. जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो मेरे फ्री बैच पे जाके. तो उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है. यू कैन जस्ट गो एंड सी दी 2 hour सेशन दैट आई हैव पुट आउट ऑन क्रिटिकल रीजनिंग and the entire roadmap of how you have to basically plan verbal ability and logical reasoning. So that is the VLR section. Okay. So coming back, let's start with the topic. What are the 5 big mistakes that a student can make, uh, and it may end up derailing your this entire ZAT प्रोसेस. जो आपका पूरा आपने मेहनत की है उसकी वजह से उन गलतियों की वजह से ख़राब हो सकती है. सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट and that is treating ZAT like CAT. See, CAT is a very different exam, ZAT is a very different exam. ठीक है. अब यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है. ZAT के अंदर देर इज़ नो टाइम लिमिट, सो यू आर दी वन हु डिसाइड्स द टाइम लिमिट. अब प्रॉब्लम ये है कि उस चक्कर में हम लोग कई बार अपना स्कोर एक सेक्शन में मैक्सिमाइज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे सेक्शंस क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं है वो हमारे से छूट सकते हैं. So you have to understand something कि every section would have some scope of easy questions और उन easy questions को आपको टैप करना है. अगर आपका फेवरेट एरिया लेट से VLR है या अगर आपका फेवरेट एरिया क्वांट DI है, तो आप ये मत सोचो कि वर्बल एबिलिटी के अंदर कोई इजी क्वेश्चन नहीं होगा, कि DM के अंदर कोई इजी क्वेश्चन नहीं होगा. बट जनरली हमारा माइंड बायस्ड हो जाता है बिकॉज जो हमारा फेवरेट एरिया होता है हम उस पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, विच इज़ ओके. But the thing is that if you want to maximize your score, one section will give you that big score, big chunk of score coming from there. But it does not mean कि बाकी sections में scope मेरे पास बिल्कुल zero है. Okay, so at least try to tap the easy questions. Like a lot of people find decision making tough. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेक्शन को पूरा स्किप मार के आ जाओगे, या अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्वांट DI टफ है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा स्किप कर दोगे. एटलीस्ट ट्राई टू टैप दी easy ones, right? Okay. One more thing. If you look at the ZAT pattern, it's a sort of pattern where you will find a lot of dense reading. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा complicated, complex sort of questions. So you need to have a bit of persistence. When I say easy questions, तो ZAT के अंदर easy के जो मायने हैं वो थोड़े different है. यहाँ पे रिलेटिवली इजी की बात होगी, है ना. तो जैसे हम लोग जब कैट की बात करते थे तो वहाँ पे जब हम कहते थे कि ये इजी सेट है या इजी पैसेज है, तो वहाँ पे उस चीज़ का जो मायने था वो अलग था. यहाँ पे बिकॉज एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स, यू हैव टू लाइक रियली सी दैट रिलेटिवली दिस वन इज ईजियर एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर question or passage, right? And do brush up your vocab and grammar, right? So पहला जो गलती है वो यही है that you end up spending a lot of time on one part and you ignore the other parts, so don't do that. Second, believing all RCs are doable. ये चीज़ कई लोगों ने मेरे से पूछी भी है, बिकॉज कैट के टाइम पे भी ये मुद्दा आता था. A lot of people would think यार हम लोग RCs में सारे RCs को कर सकते हैं या 3 RCs कर सकते हैं. ZAT के अंदर वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज नाउ इन ZAT यू हैव 5 RCs, बट यू विल ऑलवेज फाइंड दैट ZAT 1 या 2 RCs ऐसे रखता ही रखता है जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकते. एंड आई हैव एक्चुअली सीन अ लॉट ऑफ दोज ZAT पेपर्स जहाँ पे किसी भी हिसाब से विद इन टाइम लिमिट आप उन RCs को कर ही नहीं सकते. तो अगर आप उन RCs में गलती से चले गए तो इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम. सो सिलेक्शन बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन ZAT, ठीक है, कैट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो तुम्हें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम उन 2 RCs को आइडेंटिफाई कर लो जो कि टफर एंड पे हैं और उनको कभी भी आप हाथ ना लगाएं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर ऑन वर्बल एबिलिटी, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर ऑन क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर, पैराजिम्बल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है. जितना ज़्यादा आप CR को और VA को डोमिनेट करोगे, जितना ज़्यादा स्कोर आप वहाँ से निकालोगे उतना आपके लिए बेटर है.
जितना ज़्यादा आप स्कोर के लिए आरसी पे डिपेंड करोगे और कोशिश करोगे कि मैं सारे आरसी कर दूं या मैं 3 आरसी कर दूं या 4 आरसी कर दूं, तो उतना ज़्यादा आपके लिए रिस्की जोन है। नाउ माय पर्सनल कॉल इज़ कि अगर मैं ईजी की बात करूं, है ना, ईजी, अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, रिलेटिवली ईजी की अगर मैं बात करूं, तो आई कैन फाइंड 2 आरसीज विच मोस्ट ऑफ यू कैन मैनेज टू डू, एंड अपार्ट फ्रॉम 2 आरसीज देन देयर वुड बी क्वेश्चंस फ्रॉम सीआर जो कि आप करोगे। इनफैक्ट ये जो 2 आरसीज हैं इसमें भी सीआर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और फिर आप वीए करोगे जिसके अंदर आपका ग्रामर बेस्ड और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, फिलर्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, वो सब आ गए, ठीक है। थर्ड आरसी मुझे लगता है कि एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑडियंस ही कर पाएगा जिनका कमांड लैंग्वेज बहुत अच्छा है और जिनको VALR में से ही अपना मेजर चंक ऑफ स्कोर निकालना है, ठीक है। सो माई टेक इज दैट most of you are looking at around 2-3 RCs, okay, and then the rest of the score is going to come from critical reasoning and verbal ability, okay। तो ये सबसे बेस्ट प्लान है, okay, according to me, okay। The next mistake is related to decision making। अब डिसीजन मेकिंग के साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो काफ़ी लोगों ने फेस भी किया होगा अगर आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया तो what happens that the options that you get are very ambiguous. Most of them look like the correct option, and what ends up happening that when you check the answer you realize कि जिस ऑप्शन को आपने सोचा था हर तरीके से लॉजिकली और एथिकली सही होगा वो एक्चुअली सही नहीं था, वो गलत आंसर था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं आपको ना 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता हूँ। सी, व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, वन ऑफ द थिंग्स यू वुड ऑब्जर्व इज कि इन जनरल भी डिसीजन मेकिंग के अंदर कट ऑफ्स जो हैं वो कम रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गलतियां सबसे ज़्यादा होती हैं। रीज़न गलतियों का ये है कि यहाँ पे एम्बिग्विटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड रूल्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, एंड वन ऑफ दोज ग्राउंड रूल्स इज लाइक यू नेवर चूज द एक्सट्रीम ऑप्शन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्सट्रीम? अब एक्सट्रीम ऑप्शन से मेरा मतलब ये है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि एथिकल ऑप्शन हमें चूज़ करना है लेकिन हम एक्सट्रीम एथिकल पे चले जाते हैं। एक्सट्रीम एथिकल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई गिव यू अ केस स्टडी जहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि दैट देयर अ सर्टेन एम्प्लॉय ऑफ अ सर्टेन कंपनी, ही इज़ अ वेरी लॉयल एम्प्लॉय, 40 साल से कंपनी के साथ काम कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, इट्स नॉट मेकिंग मच प्रॉफिट, एंड now the need has come that it needs to fire some employees, okay, or it needs to cut down the salaries of some of the employees, and obviously because ये employee बहुत पुराना है तो उसकी salary तो बहुत ज़्यादा है लेकिन productivity बहुत कम है, ठीक है। because now his age is more than let's say 50 or 60 and he is not a productive member, but now the dilemma is कि अभी loyal है तो उसको रखें, इसको fire कर दें, ठीक है, salary cut कर दें, okay, क्या करें। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर ये आ जाए कि इनिशियली आप सैलरी कट करो, वार्निंग दो एंड देन इवेंचुअली फायर कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शन सुनने में बड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, ठीक है, बट वाई दिस कुड बी द राइट आंसर, ओके, द रीज़न बीइंग बिकॉज दो अ लॉट ऑफ यू में फील कि ये थोड़ा सा अनएथिकल है लेकिन कायदे से अनएथिकल नहीं है, दिखने में लगेगा अनएथिकल। और अनएथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसे एक सफिशिएंट वार्निंग दे रहे हो, आपने उसको सैलरी कट करके एक आइडिया दे दिया कि कंपनी सीरियस अबाउट लाइक कटिंग द कॉस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक द कंपनी डज नॉट हैव एनफ मार्जिन क्योंकि उतने प्रॉफिट्स नहीं है। तो जिस एक्शन को शायद कई लोग अनएथिकल सोचें या रूथलेस सोचें, रियलिटी में वो रूथलेस एक्शन नहीं है, वो बिल्कुल एक लॉजिकल और एक एथिकल एक्शन है, ओके, which would require some sort of critical thinking or CR skills. Okay, अब आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो कोई ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से या अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। कंपनी लॉयल्टी की वजह से सिर्फ इतना उसको मार्जिन दे सकती है कि आप कुछ समय तक उसको काम करने दोगे, मे बी एट अ लोअर सैलरी, एंड इवन इफ then also he does not improve, then maybe you would fire that person. Okay, अब यहाँ पे जो सोचने वाली चीज़ है वो ये कि आपको सेंटली भी नहीं बनना कि आप बिल्कुल साधु की तरह उस पर्सन के भलाई में ही काम करो, क्योंकि उस केस में होगा क्या कि जो बाकी कंपनीज के स्टेक होल्डर्स हैं वो सफ़र करेंगे क्योंकि उनका तो प्रॉफिट जा रहा है ना, ठीक है, और कंपनी बंद हो जाएगी।
ओके इवेंचुअली क्योंकि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे एंड लाइक दे आर बेसिकली नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, राइट? ओके, और ऐसा भी नहीं करना आपको एक्सट्रीम ऑप्शन कि आपने उसको हाथों हाथ फायर कर दिया, कि आपने डिस्कवर किया कि प्रोडक्टिविटी कम है और आपने अगले महीने ही फायर कर दिया, वो भी ज़्यादा एक्सट्रीम है ना? सो यू विल फाइंड दैट एन ऑप्शन वेयर यू कट द सैलरी फॉर सम टाइम, you give that person a warning, and then finally if he does not improve then you let him go, would be the right option. So the point is कि कभी भी एक्सट्रीम ऑप्शन चूज नहीं करते. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचो कि ये अनएथिकल है, लेकिन वो एक एथिकल, एक लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन हो, क्योंकि स्टेक होल्डर्स की भलाई इसी में है कि आपकी कंपनी चलती रहे, राइट? ओके, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी ट्राई टू बिकम ओवरली एथिकल. ठीक है, ओवरली एथिकल मतलब हमारे दिमाग में तो चल रहा होता है कि हम लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे काम की वजह से बिगर पिक्चर में ज़्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है. ठीक है ना? बिकॉज लाइक इफ द कंपनी शट्स डाउन देन यू मे एंड अप विद अ लॉट ऑफ दोज अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयज़, लाइक उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, और प्लस जो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका सारा पैसा डूब गया. ठीक है, तो यू हैव टू रियली लुक एट द बिगर पिक्चर, राइट? ओके, सो बी वेरी वेरी क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पे बहुत गलतियाँ होती हैं. ठीक है, तो मेरा सजेशन यही होगा आपको कि सिर्फ आप इस बहकावे में मत आना कि कोई ऑप्शन बहुत अच्छा एथिकल सा लग रहा है तो वही आंसर है. ऐसा नहीं है. ठीक है, बहुत बार आपको एक बिगर पिक्चर में डिसीजन लेना होता है, देन यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम ऑप्शंस. ओके, सो बी केयरफुल. नाउ one very very important mistake related to the QA/DI section is this, that we don't, like, sometimes we are not able to identify the sitter questions. See, QA/DI के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सक कर लेंगे. ठीक है, एंड देन देर आर सर्टन टॉपिक्स एंड सर्टन क्वेश्चंस विच कुड बी सॉल्व विद इन दी टाइम लिमिट. खास करके अगर आप QA/DI के अंदर उतने अच्छे नहीं हो, अगर आपकी क्वांट उतनी अच्छी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अराउंड 5 minutes टू सेलेक्ट दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट टू डू. ओके, फॉर अ पर्सन हु हैज़ नॉर्मल लेवल ऑफ QA, ठीक है, जिसका क्वांट उतना अच्छा नहीं है, वो अपने फेवरेट और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको चूज़ करने की कोशिश करेगा. उसमें जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं आप उनको चूज़ करने की कोशिश करोगे. टॉपिक्स लाइक अरिथमेटिक एंड बेसिक एल्जेब्रा. ठीक है, किसी भी ऐसे क्वेश्चन से आप बचोगे जहाँ पे यू एंड अप ओवर स्पेंडिंग टाइम. अब क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, बिकॉज लाइक आपके दिमाग में वो बड़ी पिक्चर है कि इतना टाइम है, लेकिन वो टोटल का टाइम है. Okay, so don't overspend time on one question. Don't sit with one question. Try to maximize your score on those easy questions first. And then if you have some extra time and you believe that QA/DI is a strong part, then you do that. ठीक है. Similarly, अगर मैं DI की बात करता हूँ तो है ना, जो कुछ एरियाज़ हैं जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बार चार्ट्स हो गए, स्पाइडर चार्ट्स हो गए, तो अगर आपके ये एरियाज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ओके, लाइक इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद वर्किंग विद चार्ट्स, ओके, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिंग टाइम. बिना पैटर्न को समझे हर क्वेश्चन में घुसने की ज़रूरत आपको नहीं है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द ईजिएस्ट क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ स्कोप पूरा आपके पास पड़ा है. आप किसी भी सेक्शन में एंटर होके कहीं पे भी अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो. ठीक है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज इजी सिटर्स. ओके, एंड लास्टली द जीके मिस्टेक. अब जीके के साथ देखो परसेप्शन क्या है. जीके के साथ परसेप्शन ये है कि जीके परसेंटाइल में तो काउंट होता नहीं है, तो जीके पढ़े क्या. ठीक है, अच्छा, जीके के साथ एक दूसरी दिक्कत ये भी है कि जीके को कंप्लीट करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ दी like the width of the syllabus. Okay, so a lot of people end up skipping GK entirely. अब मेरा यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा सजेशन है. GK एज अ सेक्शन में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. मुश्किल से 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस कर आके ख़त्म कर सकते हो, बिकॉज GK इज़ जस्ट लाइक वोकैब एंड ग्रामर. आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा. ठीक है, नाउ माई सजेशन इज दिस. सी, दो GK इज नॉट काउंटेड इन परसेंटाइल, बट व्हेन इट कम्स टू the score on GK, okay, when it comes to colleges like XLRI and for that matter even the interview purposes,
तो वहाँ क्या होता है कि इंटरव्यू में आप किसी भी सेक्शन में ज़ीरो नहीं ला सकते, वो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओ जीके में, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बिकॉज इवेंचुअली आगे चल के आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस एंड ऐसे राइटिंग एंड मतलब है ना अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कई एग्ज़ाम्स के अंदर आपके पास एक स्टेज होती है जिसमें वो आपसे या तो डिस्कशन करते हैं, पीआई तो ऑब्वियसली करते ही हैं, या आपको कोई ऐसे लिखने के लिए देते हैं, राइट, ठीक है। इस एग्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा, बट है ना लाइक किसी भी अदर एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पे वैसे भी आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस की तो ज़रूरत पड़ेगी। माई सजेशन वुड बी दैट वाई नॉट यू गिव अराउंड 15-20 मिनट्स पर डे, ओके, फॉर जनरल अवेयरनेस। एटलीस्ट आप करंट अफेयर्स देख लो, बिकॉज सी वैसे तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ओके, बट देन it's almost impossible to complete the entire static GK. So my suggestion would be that try to invest around 15 minutes on a daily basis and at least look at the important areas, things like, okay, business, the recent developments in context of business, कोई बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको ट्रैक कर लो। कुछ फिक्स्ड एरियाज़ होते हैं जिन पे आप थोड़ा सा स्टैटिक जीके में काम कर सकते हो, जैसे अगर आपका एरिया साइंस है तो एटलीस्ट साइंस के आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो ना, लाइक द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। और करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा मुश्किल होता भी नहीं है अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो इतना तो आप कर ही लोगे कि करंट अफेयर्स की वजह से ही आपका ये सेक्शन निकल जाए, क्योंकि स्टैटिक जीके में तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, बट एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो हर इंसान मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो माई टेक वुड बी कि जीके अगर आपका कमज़ोर भी है तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो मत लाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, बिकॉज आगे चल के कुछ कॉलेजेस के अंदर या इंटरव्यू वगैरह के अंदर people may look at the score and specifically if you're targeting the top college like XLRI, okay, then obviously it has some relevance, बावजूद इसके कि इसको परसेंटाइल में हम काउंट नहीं करते, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, एंड दिस इज़ द कोर्स ज़ैट 2026, ठीक है। तो हम लोगों ने जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि फर्स्ट जो क्लास है वो फ्री है, आप फर्स्ट क्लास जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ दिस कोर्स इज बीइंग कंडक्टेड। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ओके, यू हैव लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट, मॉक्स आपके कवर्ड है, मॉक्स में आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा फर्स्ट 5 मॉक्स का, ओके, जैट का पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट यू कैन जस्ट check out the free batch, okay, like you can check out my free batch, go to my free batch that is there, ठीक है। तो MBA पाठशाला की ऐप पे सबका फ्री बैच है, आप उस फ्री बैच में लॉगिन करके आप वो फ्री क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो कि जैसे उदित सर का हो गया या विजय सर का हो गया, आप मेरा जाके चेक कर सकते हो या मेरा चेक कर सकते हो, तो आपको उसमें यू विल फाइंड माई क्लास फॉर VLR सो दैट यू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ एग्जैक्टली हाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड, ओके। और बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दी ऑफिस नंबर्स। सो दैट्स इट गाइस, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, थैंक यू।